नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लाख टके की बात में सबसे पहले बात रोहिंग्याओं की। जी हां, आरोप लगा है कि दिल्ली से सटी उत्तर प्रदेश की जमीन पर रोहिंग्याओं को बसा दिया गया और इस साजिश का आरोप लगा है आम आदमी पार्टी के विधायक पर। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के कालिंदी कुंज से सटी जिस जमीन पर रोहिंग्याओं की ये झुग्गी बनी है, वो जमीन यूपी सरकार की है। लेकिन एक साजिश के तहत इस जमीन पर अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। जिस तरीके से जमीनों पर अवैध कब्जे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर सिंचाई विभाग पे थे, उनको सबको चिन्हित करके हम लोग खाली कराने का एक अभियान चला रहे हैं। जमीन एक एक इंच जमीन जो हमारे उत्तर प्रदेश की है, उसको सबको खाली कराएंगे। वहाँ के विधायक ने कुछ अराजकता की है, सरकारी अधिकारियों ने जो किया है उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कराएंगे, सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे और एक एक इंच जमीन अपने विभाग की खाली करा के उत्तर प्रदेश सरकार को देने का काम भी करेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस साजिश को अंजाम देने का आरोप लगा है ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर। दिल्ली में कालिंदी कुंज इलाके में रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप लगा है और आरोप लगा है यहाँ के स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान पर। यह ज़मीन हम आपको दिखाते हैं जिस ज़मीन में रोहिंग्या बसाए गए थे। यहाँ पर आग लग गई तो 53 झुग्गियाँ जलकर खाक हो गई, लेकिन ये ज़मीन अवैध कब्जा था। इस पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बाकायदा और बड़ा बड़े बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये ज़मीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है और इस पर अवैध कब्जा करना गैर कानूनी है। वहीं आरोपों पर न्यूज नेशन ने अमानतुल्लाह खान का पक्ष जाना तो उनके मुताबिक यहाँ रोहिंग्या 2008 में बसाए गए थे, तब वो विधायक नहीं थे। अब 2018 नहीं 2008 से वो लोग रह रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग 2018 में आए हों, लेकिन वो पहले से रह रहे हैं तो उनको वहीं बसाया जाएगा जहां वो रहते थे। तो अब ये नया विवाद कहां से आ गया कि मैं बसा रहा हूं? तो नया बसाने की बात तो आनी गई, वो तो पहले से वहां रह रहे थे, तो इसका इशू क्यों बनाया जा रहा है? यूपी सरकार की 5 एकड़ से ज्यादा इस जमीन की कीमत अरबों रुपए में है। यूपी सरकार इस जमीन के अवैध कब्जा हटाना चाहती है, लेकिन आरोप है कि अमानतुल्लाह खान रोड़ा अटका रहे हैं। सरकार चाहती है कि अब इस ज़मीन को खाली करा लिया जाए, लेकिन कुछ अड़चने जो हैं वो आरोप लगाया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा और स्थानीय विधायक द्वारा पैदा की जा रही हैं। विधायक अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि यूपी सरकार अब इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए, यहाँ से रोहिंग्याओं को हटाने के लिए क्या कदम उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से लेकर अब तक लगातार सूबे में सियासी हिंसा जारी है और सियासी हिंसा का अब ये पूरा मामला आ चुका है देश की राजधानी दिल्ली, क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आए हैं दिल्ली दौरे पर। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सियासत गर्मा रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया है कि राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा में 30 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। আমরাও জানতে চাইছি মুখ্যমন্ত্রীর এই যে 2 তারিখের পর থেকে যে রাজনৈতিক হিংসা চলছে তার দ্বারাও হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এবং বাড়ি ছাড়া আছেন, তার ব্যাপারে ওনার কি মত আছে? উনি শপথ নেওয়ার পরে আর প্রায় এখনো 30-32 জন মানুষ মারা গেছেন, সেই ব্যাপারে ওনার মত কি আছে? राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। लगातार ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच राज्यपाल 3 दिन के दिल्ली दौरे पर। इस दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर बंगाल हिंसा की रिपोर्ट सौंप सकते हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर स्थिति गरमाया हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थक उनके समर्थकों को परेशान कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक अराजक हो उठे हैं। इसको लेकर राज्यपाल ने भी खासा नाराजगी जताई है और अब राज्यपाल 3 दिन के दिल्ली दौरे पर है। सूत्रों के हवाले से खबर कि वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे और राज्यपाल के इस दौरे को लेकर अब बीजेपी और तृणमूल के बीच सियासी पाड़ा चढ़ने लगा है। हाल ही में हिंसा को लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि हमें खून से लथपथ बंगाल नहीं चाहिए, लेकिन जब चिट्ठी मीडिया में सार्वजनिक कर दी गई तो ममता सरकार का पारा चढ़ गया और ममता सरकार ने राज्यपाल के आचरण पर ही सवाल उठा दिए। बंगाल के गृह विभाग की तरफ से बयान जारी किया गया कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो सीएम को लिखी चिट्ठी सार्वजनिक कैसे कर सकते हैं? इस तरह का आचरण मर्यादा के अनुकूल नहीं है। अब देखना है कि अमित शाह से मिलकर राज्यपाल जब बंगाल पहुंचते हैं तो राज्य की राजनीति में क्या नया बवाल बचता है। न्यूज़ नेशन। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान फिल्मी डायलॉग बोलना मिथुन चक्रवर्ती के लिए भारी पड़ चुका है।
कोर्ट के आदेश के बाद आज से मिथुन चक्रवर्ती से पुलिस की पूछताछ शुरू हो चुकी है। মারবো এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर बीजेपी का दामन थामने के बाद मिथुन ने फिल्मी अंदाज में हुंकार भरी थी, फिल्मी डायलॉग बोले थे, खुद को कोबरा तक कह दिया था। আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। लेकिन बॉलीवुड के डिस्को डांसर को चुनावी मंच से फिल्मी डायलॉग बोलना भारी पड़ गया। फिल्मी डायलॉग से जनता को भड़काने और ममता बनर्जी के खिलाफ असंवैधानिक भाषा के इस्तेमाल के आरोप में मिथुन पर शिकंजा कस गया है। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। इत्तेफाक से आज अभिनेता का जन्मदिन भी है। कोलकाता के मनिकतला पुलिस स्टेशन में मिथुन चक्रवर्ती से वर्चुअली पूछताछ हुई। मनिकतला में मिथुन के भाषण को लेकर एक FIR दर्ज की गई थी। मनिकतला थाने में मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ धारा 153A, 504, 505 और 120B के तहत शिकायत की गई थी। इसे खारिज करने के लिए मिथुन ने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात बिहार की सियासत की, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर की फूट लगातार सुर्खियों में है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के अपने अपने दावे हैं। चिराग पासवान आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि लड़ाई लंबी रहेगी। एलजेपी का बाहुबली कौन है, इसकी जंग जारी है। फिलहाल चाचा भारी हैं, लेकिन चिराग की भी जंग की पूरी तैयारी है। चिराग के समर्थक पशुपति पारस के खिलाफ जंग में कूद चुके हैं। पोस्टर के जरिए चाचा पशुपति कुमार पारस पर वार किया जा रहा है। फिल्म बाहुबली वाले पोस्टर पर चाचा को गद्दार बताया जा रहा है। पटना में एलजेपी ऑफिस के बाहर चिराग समर्थकों ने हंगामा भी किया। सुरक्षा कर्मियों और चिराग समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। चिराग समर्थक नाराज हैं। चाचा पर पलटवार के लिए चिराग भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है और लोकसभा में पशुपति कुमार पारस को नेता नियुक्त किए जाने पर ऐतराज जताया है। चिराग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया गया। मुझे याद है कि मेरी शायद पापा की जब आखिरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी, जब वो ICU में थे, तो उस वक्त भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं। उनकी चाचा से भी बात हुई, चाचा को भी उन्होंने इसी बात के बारे में कहा कि क्यों बार बार ये खबरें आती हैं कि भाई पार्टी टूट रही है, पार्टी अलग हो रही है, इस तरह की जानकारी क्यों आती है। बट बहरहाल निरंतर एक लंबे समय से एक बात स्पष्ट थी कि पार्टी में कुछ लोग जो संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, जो चाहते थे कि भैया हम लोग कंफर्टेबल पॉलिटिक्स में रहें। चिराग पासवान पशुपति पारस को लोकसभा में पार्टी का लीडर नियुक्त करने पर ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन चाचा भतीजे की तमाम आपत्तियों को गलत बता रहे हैं। चिराग जी को पावर ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है तो किसी भी सांसद को पार्टी से निकालना है। अब वो चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी का जो पार्लियामेंट में जो आदेश जारी हुआ पार्लियामेंट के द्वारा, वो लोक जनशक्ति पार्टी के अधीन है। वो लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता मुझको बनाया गया। चिराग पासवान जी अब संसदीय दल के नेता हैं, अन्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि किसी सांसद को पार्टी से निकालें। दिल्ली में चिराग को चित करने के बाद पशुपति कुमार पारस पटना पहुंचे। समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया। पार्टी के सभी सांसद पशुपति पारस के साथ सांसद सूरजभान सिंह को एलजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सूरजभान ने बेहद अहम बयान दिया। अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा और जितने लोग बिहार का देख रहे हैं निगाह से वो नहीं होगा। चिराग पासवान को आप लोगों ने बाहर क्यों कर दिया? हम कहाँ बाहर किए हैं चिराग पासवान जी? चिराग पासवान 5 को मिल गया तो चिराग का कौन बाहर करेगा? चिराग का तो पार्टी ही है। पार्टी के कब्जे की पहले राउंड में चाचा ने भतीजे को करारी मात दी है, लेकिन ये तो तय है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है। चिराग पासवान ने इसका ऐलान कर दिया। चिराग के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। अब बात मध्य प्रदेश की सियासत की, जहां कैबिनेट में बदलाव या कैबिनेट में विस्तार की तमाम अटकलों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और यह मुलाकात चली तकरीबन 1.5 घंटे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
पीएम आवास पर करीब 1 घंटे 20 मिनट तक ये मुलाकात चली। मुलाकात के बाद शिवराज मीडिया से मुखातिब हुए और मुलाकात के पीछे वजह कोविड संकट और वैक्सीनेशन को बताया। थर्ड वेव को हम कंट्रोल कर पाएं, इसमें हम पूरी ताकत से जुड़े हैं। इसलिए अधिकतम टेस्ट, पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, किल कोरोना अभियान चलाते रहना, कोविड केयर सेंटर्स को चालू रखना, इन सब के बारे में, ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयाँ, अस्पताल में बिस्तर, उसकी और उपलब्धता बढ़ाना, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। पीएम के साथ शिवराज की मैराथन मुलाकात दिल्ली में क्या हुई, सियासत भोपाल में भी गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग की तस्वीरें ट्वीट की और लिखा कि मोदी जी ने शिवराज से दूरी दिखाई। देखिए, शिवराज चौहान यहाँ बोल के गए हैं कि मैं प्रदेश के विकास के लिए जा रहा हूँ। असली कहानी है कि उन्हें तलब किया गया। जो हालात मध्य प्रदेश के हुए हैं, बदतर स्थिति कोरोना और महंगाई की, तो अभी मैंने सुना उनका बयान कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि हमें कर्ज लेने का दायरा और बढ़ाया जाए। 2.5 लाख करोड़ के कर्जे में तो पहली प्रदेश की जनता को डुबो दिया। सबसे महंगा डीजल पेट्रोल तुम्हारे प्रदेश में, इतना टैक्स तुमने लगा दिया। क्या लोगों के घरों में डाका डालोगे भैया, क्या करोगे? वही सियासी जानकारों के मुताबिक इस मुलाकात के बड़े राजनीतिक मायने हैं। शिवराज सिंह चौहान सामान्यतः दिल्ली नहीं जाते हैं, लेकिन जो कोरोना का जो दूसरा दौर है और जो स्थितियां मध्य प्रदेश में रही हैं, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का भी चिंता का विषय रही है। गौरतलब है कि एमपी बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। शुरुआत प्रदेश बीजेपी संगठन की दिल्ली के नेताओं के साथ बैठक से हुई, फिर इसमें दिल्ली के नेताओं की भी बैठकें शुरू हो गईं। हर स्तर के नेताओं के बीच बैठकों का मैराथन दौर चला और उसी सिलसिले में पीएम मोदी से शिवराज की मुलाकात के भी अपने मायने। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात राजस्थान की सियासत की, जहां लगातार हलचल नजर आ रही है। सचिन पायलट 5 दिन से दिल्ली में थे, लेकिन पार्टी के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसे में सचिन पायलट वापस जयपुर चले गए हैं और जयपुर जाने के बाद राजस्थान की राजनीतिक तस्वीर कैसी नजर आती है, इसका इंतजार हर किसी को है। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर घमासान मचा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचतान नजर आ रही है। इस बीच 5 दिन से सचिन पायलट ने दिल्ली में डेरा डाल रखा था। उम्मीद थी कि पार्टी हाईकमान से मुलाकात होगी, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन पार्टी के किसी बड़े नेता से पायलट की मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसे में पायलट वापस जयपुर जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान पायलट की मांगों के आगे नहीं झुकने वाला है। उधर राजस्थान में पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का काम किया, जिस सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोग आए, उस सरकार को अस्थिर करने का जिन लोगों ने काम किया, वो लोग बार बार दबाव बना रहे हैं। किस हक से वो लोग हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं और हाईकमान किस हक से उनकी बात सुन रहा है? उनकी वजह से तो सरकार गिर चुकी होती। वो बार बार एक बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुने। किन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं? आपकी मेहनत की वजह से सरकार नहीं बनी, सरकार हम लोगों की वजह से बची है। आपने सरकार बनने के बाद भी बिगाड़ दी। आज हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि कौन कांग्रेसी है, कौन कांग्रेसी नहीं है। जो महोदय खुद बोले हैं, हमारे मुस्लिम समुदाय जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहता है, उसके वरिष्ठ नेता दुरू मियां को हरा कर आए। उसके बाद जिस दलित समाज ने मायावती और बसपा के नाम पर जिन्होंने वोट दिया, उस समाज को उन्होंने जुटला दिया और आज तीसरी जगह आगे वो बैठ गए हैं। मतलब पिछले 2.5 सालों में यूथ बोर्ड के मेंबर वो थे वसुंधरा जी के समय, उसके बाद आज बसपा से चुनाव लड़े और फिर कांग्रेस पार्टी में। ऐसे लोग अगर कांग्रेस पार्टी को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे या गद्दार कौन है, कौन वफादार है, इसकी परिभाषा देने लगेंगे, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। अभी ये साफ नहीं है कि राजस्थान में पायलट गुट के कितने विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी के समीकरण बदले हुए हैं। ऐसे में पायलट खेमे के ज्यादातर विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन।